दो बच्चों की माँ को उसके खामन ने कत्ल किया है, तो खालदा परवीन का वालिद ज़फ़र वो एक एप्लीकेशन लेकर अप्रोच करता है कि मेरी बेटी को उस बेटी के खामन तनवीर ने और साथ उसके घर वालों ने कत्ल कर दिया। तनवीर और खालदा परवीन की ये शादी तकरीबन 16-17 साल पहले हुई थी। कोई अरसा 3 साल कबल इनके दरमियान नाचाकी पैदा हो जाती है। उसके खामन को उसके किरदार पे शक था, गला दबा के उसको पहले कत्ल किया, फिर वो अपने एक बहनोई को लाश को टिकाने लगाने के लिए, शराज नामी उसका बहनोई है, उसको बुलाया, बोरी पल्ली जिसे कहते हैं, उसमें उसको बांधा लाश को। इसकी गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हुई, कहाँ से गिरफ्तार हुआ? अपने अजीज से मिलने के लिए आया था, तो हमने उधर से गिरफ्तार किया। तमाम जो जैव कुआ की निशानदेही करवाई, हमें फिर वो उस जगह पे लेके गया जहाँ से उसने डेड बॉडी को उस नहर में फेंका था। कितने दिनों में आपने ये लाश बरामद होने के बाद कातिल को गिरफ्तार कर लिया? ये केस को कितने दिनों में सुलझाया? 29 को मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया था। उससे पहले हमने 27 को हमें डेड बॉडी भी मिल गई थी। दो बच्चों की मां घर से गायब होती है और फिर उसकी लाश नहर से मिलती है। झंग ब्रांच से ये लाश तैरती तैरती चिन्योट के इलाके से पुलिस बरामद करती है और फिर कातिल तक पुलिस कैसे पहुंचती है, ये और बहुत कुछ जानने के लिए हमने राब्ता किया। हमारे साथ मौजूद हैं SHO पिंडी भटियां सदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप पहले अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम अजहर हुसैन है जी, इंस्पेक्टर SHO में थाना पिंडी भटियां में तैनात हूँ। अगर हम इस वकूए की बात करें जिसमें ये दो बच्चों की माँ को उसके खामन ने कत्ल किया है, तो ये वकूआ कुछ इस तरह है कि मुर्खा 23/4/2025 को हमें एक सोर्स इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे थाने से तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर दूर एक डेरा है, डेरा मूसा बशमूल शोरी माने का गाँव, कि वहाँ से एक औरत कुछ 2 दिन से मिसिंग है, जिस पर हम फौरी तौर पर ये अपने अफसरान DPO साहब हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर साहब के नोटिस में देते हैं, जो DSP साहब पिंडी भटियां गाजी आरफ महमूद खान साहब की ज़ेर निगरानी एक टीम तश्कील देते हैं और हमें फौरी तौर पर हुक्म देते हैं कि इस मामले को, क्योंकि ये मामला एक इंसानी जान का है, इसको प्रोब किया जाए प्रॉपर तरीके से और इन्वेस्टिगेशन की जाए। जिस पर मैं फौरी तौर पर अपनी टीम लेकर उस डेरे पर पहुँचता हूँ। वहाँ से और इर्द गिर्द जहाँ से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली उसको वेट करने के लिए हमने वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उस डेरे से लोगों को इंटरव्यू किया, तो ये बात सामने आना शुरू हो गई कि वाकई ये एक रात पहले से एक औरत खालदा परवीन नामी औरत जो 2 बच्चों की माँ है वो मिसिंग है। इसी दौरान हमें उस खालदा परवीन का वालिद ज़फ़र वो एक एप्लीकेशन लेकर अप्रोच करता है कि मेरी बेटी को उस बेटी के खामन तनवीर ने और साथ उसके घर वालों ने कत्ल कर दिया, जिस पर हम फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करते हैं और इसकी तफ्तीश शुरू कर देते हैं। अब तफ्तीश के दौरान बहुत सारी चीज़ें दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता वो सामने आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें ये बात सामने आती है कि ये तनवीर और खालदा परवीन कि ये शादी तकरीबन 16-17 साल पहले हुई थी। ये तनवीर और तनवीर की ये दूसरी शादी थी और खालदा की ये पहली शादी थी। खालदा तनवीर की रिश्ते में कज़न की बेटी थी, फर्स्ट कज़न की बेटी थी। ये उसी डेरे में रहने की वजह से, एक मखसूस डेरा था जहाँ 4-5 घर हैं, वहाँ पे इनकी आपस में लव मैरिज होती है। पहले पसंद होती है, फिर उसके बाद वो शादी कर लेते हैं। और पहली शादी से भी उसके 3 बच्चे हैं तनवीर के, और ये जो दूसरी शादी जो खालदा परवीन से तनवीर शादी करता है उसके 2 बच्चे हैं जी। बड़ी बच्ची है अरसलीना जिसकी 12 साल एज है और एक अब्दुल्ला बेटा है जिसकी 10 साल है। अब ये शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी बताया गया कि ये बिल्कुल हंसी खुशी गुजार रहे हैं ज़िंदगी, लेकिन कोई अरसा 3 साल कबल इनके दरमियान नाचाकी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह अब तक जो हमें मुलज़म से इंटरोगेशन के दौरान और इर्द गिर्द से जो उसकी फैमिली इन लॉज की फैमिली की तरफ से जो हमें चीज़ सामने आई कि उसके खामन को उसके किरदार पे शक था।
اب تفتیش میں تو کچھ چیزیں وہ ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا، لیکن اس کو شک تھا کہ یہ اس کے اپنے ہی اسی کے کزن کے ساتھ اس کے مراسم ہیں۔ جب ہم نے یہ تفتیش شروع کی تو ہمارے پاس جسٹ ایک کوٹیشن تھی کہ خاوند نے ایک اپنی بیوی کو قتل کر دیا، ہمارے پاس کوئی ڈیڈ باڈی نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی اور ایسی کوئی ایویڈنس آن گراؤنڈ موجود نہیں تھی۔ تو اس میں پھر ہمیں جو اپنے سورس انفارمیشن کو سورسز کو دوبارہ ایکٹیو کیا، ارد گرد سے معلومات لی، اس جس پہ الزام تھا اس کے CDR کو انالیسز کیا، تو چیزیں آہستہ آہستہ یہ اس طرح سے پروب ہوئیں کہ وقوع سے جب ہمیں اطلاع ملی اس سے ایک رات پہلے 21-22 کی درمیانی رات خاوند نے، اس تنویر نامی خاوند نے اسی ڈیرے پہ، جہاں وہ اس ڈیرے پہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، گھر میں باقی گھر والے علیحدہ سوئے ہوئے تھے، گھر سے باہر وہ ڈیرے والی سائڈ پہ انہوں نے 2 چارپائیاں علیحدہ تھی جہاں وہ سوئے ہوئے تھے دونوں میاں بیوی، وہاں پہ اس نے اس اپنی بیوی کا پہلے گلا دبا کر اس کو قتل کیا، اور پھر اس ڈیڈ باڈی کو ٹھکانے لگانے کے لیے اپنے ہی بہنوئی، شراز نامی بہنوئی کو بلوایا۔ یہ بالکل کچھ راتوں سے وہ پلان کر کے وہ اس جگہ پہ سو رہے تھے، اور علیحدہ بالکل مطلب دوسرے گھر والوں سے وہ علیحدہ جگہ تھی تھوڑی، تو اس نے اس کا گلا دبا کے اس کو پہلے قتل کیا، پھر وہ اپنے ایک بہنوئی کو لاش کو ٹکانے لگانے کے لیے، شراز نامی اس کا بہنوئی ہے، اس کو بلایا، اس کو بلا کے اور انہوں نے وہ ایک نائلون کی جو عموماً چارہ وغیرہ اکٹھا کرنے جس سے ڈالتے ہیں گاؤں میں، وہ ہوتا ہے بوری پلی جسے کہتے ہیں، اس میں اس کو باندھا لاش کو۔ اس میں اب انہوں نے ایک اور چالاکی یہ کی کہ اس میں انہوں نے اینٹیں ڈالی، اینٹیں، تاکہ یہ کہیں وہ ان کا کیونکہ مقصد یہ تھا کہ اس کو نہر میں پھینکنا ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی جلدی سے سرفیس نہ ہو، تو انہوں نے اس میں اینٹیں ڈال کے اس کو باندھ دیا، اچھے سے باندھ کے پھر اس کے بعد دونوں نے اسے موٹر سائیکل پہ لادا، اور وہ قریب ہی کوئی وہاں سے 10-12-15 کلومیٹر دور نہر بہتی ہے جھنگ برانچ، جو ہیڈ قادر آباد سے پیچھے کی طرف سے آتی ہے اور آگے چنیوٹ کی طرف جاتی ہے، ادھر ایک جگہ سے انہوں نے اس کو باندھ کے اس کو اچھے سے اس میں پھینک دیا۔ اب یہ پھینکنے کے بعد جب وہ مسنگ ہوئی اور ہمیں اطلاع ملی ان چیزوں کو پھر آگے ہم نے جو پروب کرنا شروع کیا، تو یہ ہمیں مورخہ 27/4 کو انفارمیشن ملی کہ اسی طرح کی ایک ڈیڈ باڈی نہر میں آگے تھانہ صدر چنیوٹ کے آگے ایک راجبہ ہے کوٹ احمد یار، وہاں پہ یہ ایک اسی طرح کی ڈیڈ باڈی ملی ہے جس کی کاروائی تھانہ صدر چنیوٹ نے کی ہے۔ تو فوری طور پہ ہم نے ادھر رجوع کیا، وہاں پہ ان کی تصویر انہوں نے تدفین کر دی تھی آلریڈی نامعلوم ناش کی۔ 26 کو ان کو یہ ڈیڈ باڈی ملی اور انہوں نے 26 کو ہی ادھر اس کی کاروائی کر کے FIR درج کی، پوسٹ مارٹم وغیرہ کروایا اور ناش کو ان کو تدفین کر دی۔ اور جب ہمیں وہ 27 کو یہ اطلاع ملتی ہے تو اس کے بعد ہم نے جا کے مدعی کو ساتھ لے کے گواہان کو جب ناش کو اور تصویریں وغیرہ اور اس IO سے انفارمیشن لی، تو یہ چیز سیکنڈ ہو گئی کہ وہ ڈیڈ باڈی ہماری خالدہ پروین جو ہماری مقتولہ ہے اس کی ہے۔ اس کے بعد وہ پھر ایک لیگل پروسیجر کو اڈاپٹ کیا گیا، اس کی ادھر سے ڈاکومنٹس وغیرہ وہ لے کے اور اس کی ایگزیمیشن کروائی گئی، قبر کشائی کروا کے ڈیڈ باڈی کی پھر شناخت ہوئی، اور وہ چیز فائنل ہو گئی کہ یہ ڈیڈ باڈی ہماری ہی جو مقدمے کی مقتولہ ہے اس کی ہے۔ اچھا سر، جس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو اطلاع تو مل گئی تھی کہ اس کی بیوی بھی غائب ہے اور قتل بھی ہوا ہے اس کا، اور وہ خود بھی گھر پر نہیں ہے، اس کی گرفتاری کیسے ممکن ہوئی، کہاں سے گرفتار ہوا؟ یہ اس کی گرفتاری کے لیے ہم نے ٹیکنیکل سپورٹس لیے، ہم نے اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے، اس کے CDR سے، تو وہ علاقے سے پہلے غائب رہا، پھر وہ ایک دن ادھر اپنے عزیز سے ملنے کے لیے آیا تھا، تو ہم نے ادھر سے گرفتار کیا اسے۔ تو جب گرفتار کیا فوری طور پر اس نے اعتراف کر لیا یا آپ کو چکمہ دینے کی کوشش کی؟ ظاہر ملزم ایک دفعہ مطلب سامنے سے تو نہیں ایسے اپنے جرائم کو مانتے، تو اس کو تھوڑا انٹیروگیشن کیا، انٹیروگیشن میں اس نے تسلیم کر دیا تھا کہ میں نے اس طرح سے یہ ہوا کیا۔ اس نے پھر ہمیں وہ
तमाम जो जय वक़ुआ की निशानदेही करवाई हमें, फिर वो उस जगह पे लेके गया जहाँ से उसने डेड बॉडी को उस नहर में फेंका था, और वो सारी चीज़ें फिर मतलब एक चेन ऑफ एविडेंस चलती गई, और चीज़ें उसने कन्फेस की इस तरह से। कितने दिनों में आपने ये लाश बरामद होने के बाद कातिल को गिरफ्तार कर लिया? ये केस को कितने दिनों में सुलझाया? ये अगर हमें इंफॉर्मेशन मिली थी 23/4 को, 23/4 के बाद फौरी तौर पे हमने अफसरान के हुक्म से अपनी तफ्तीश को शुरू कर दिया था, और उसके बाद हमने 29 को मुलज़म को भी गिरफ्तार कर लिया था। उससे पहले हमने मतलब 27 को हमें डेड बॉडी भी मिल गई थी, और ये कह लें कि और उसके बाद 10/11/5 को मुलज़म को जुडिशल कर दिया था और चालान सबमिट कर दिया था। ठीक है, तो बहुत कम वक्त में आपने कातिल तक रसाई हासिल कर ली, उसको गिरफ्तार कर लिया और एक अंधे कत्ल की वारदात का जो मौमा था वो हल किया। बिल्कुल, ये जैसे वो कहते हैं ना कि कत्ल छुपाए से नहीं छुपता, ये हम पे अल्लाह ताला की कोई ख़ास करम नवाजी भी थी। अल्लाह ताला ने हमारी बड़ी मदद की, और इसमें हमने जल्द से जल्द अपनी भी कोशिश की, सारी टीम ने अच्छे से, और इसमें हमारे DPO साहब आतन अजीज़ साहब का बड़ा कंसर्न था, और डेली वो हमसे इसमें डीब्रीफिंग लेते थे और अपनी नई डायरेक्शन देते थे। तो इस तरह से करके ये मुमकिन हुआ कि हमने इसको जल्द से जल्द यकसू किया मुकदमे को। अच्छा सर, मुलज़म की गिरफ्तारी हो गई, बच्चे माँ से अब बिछड़ गए, माँ इस दुनिया में नहीं रही, उसके शौहर नहीं, उसके बच्चों के वालिद नहीं, बल्कि अपनी बीवी को और बच्चों की माँ को मार दिया। तो बच्चों को अब क्या सफ़र करना पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे? माशरे में ये जो शक है, इस पर किस तरह? देखिए, अब ये हमें एज ए सोशल एनिमल, हमें तो ये माशरा अपनी तमाम तर कबातों के बावजूद इसमें रहना है, इसे कबूल करना है। अब शक एक ऐसा जहर है जो बहुत से वकूए हमने देखे हैं कि इस बड़े हंसते बसते घराने शक ने तबाह कर दी। अब ये एक देख लें आप, इतनी ज़िंदगी इन्होंने गुजार ली कि 17-18 साल से वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, बच्चे थे, और पिछले 3 साल से शक ने ऐसा उनको इस नहज पे खड़ा कर दिया कि खावंद ने अपनी उस बीवी को जिससे उसने मोहब्बत की और शादी की और जिसके बतन से 2 बच्चे भी पैदा किए, उसको अपने हाथों से कत्ल किया। और अब इसमें सफ़र करेंगे तो वो बच्चे करेंगे जिसका ना माँ रही, जिसकी ना वालिद रहा। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि ये औरत जो कत्ल हुई, इसकी वालदा भी मतलब बहुत पहले फौत हो चुकी है, और इसका एक भाई है, वो वैसे ही सुतीला भाई है, वो उसकी वालदा की तरफ से मतलब उसके पहले बाप से था। तो अब वो बच्चों के लिए तो ये आने वाली ज़िंदगी एक आजमाइश की तरह होगी, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको एक मतलब अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी दे। बिल्कुल ठीक है जी। SHO साहब हमारे साथ थे। इस कत्ल की वारदात के पीछे मुहर्रिकात क्या थे, कैसे कातिल तक रसाई हासिल की, वो सारी कहानी हमने जानी।